नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अब सरकार बनाने के जोड़ तोड़ शुरू हो चुकी है। इस जोड़ तोड़ के पीछे अब कुछ और ऐसी खबरें आ रही हैं जो बेहद चौंकाने वाली हैं। और ये खबर दिल्ली से नहीं, ये खबर नागपुर से आ रही है। खबर ये आ रही है कि नागपुर से शायद संघ ने ये संकेत दे दिए हैं कि अब नरेंद्र मोदी का नाम संसदीय बोर्ड में आसानी से पास नहीं होगा। खबर ये भी आ रही है कि नागपुर से जो सांसद हैं नितिन गडकरी जी, वो अपना प्रमाण पत्र लिए बगैर ही दिल्ली रवाना हो गए हैं और संभवतः वे अपने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करेंगे। ये खबर सूत्रों से है, हमें किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं बताया, पर हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि अब राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी दोनों ही प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि बेशक बहुमत एनडीए को मिला है, भारतीय जनता पार्टी में इस बार चूंकि सीटें बहुत कम हो गई हैं, तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कद इस समय कम है। आप जानते हैं कि जब आदमी कमज़ोर होता है तो उस पर हमले अच्छी तरह किए जा सकते हैं और लगता है भारतीय जनता पार्टी अब उसी राह पर चल सकती है। चल रही है ये नहीं कह रहा हूँ, चलेगी ये भी नहीं कह रहा हूँ। इस बात की संभावना है कि अब भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी का नाम बहुत आसानी से प्रधानमंत्री के लिए क्लियर होगा, इसकी संभावना है। पर लोग सवालिया निशान लगा रहे हैं। चर्चा ये है कि क्या संसदीय बोर्ड में नरेंद्र मोदी के नाम पर आम सहमति हो जाएगी? क्या जो सांसद चुन के आएंगे वो बहुत आसानी से नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमति देंगे? संघ की क्या भूमिका रहेगी? नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जी क्या भूमिका निभाएंगे? ये तमाम सारे सवाल इस समय हवा में तैर रहे हैं और इनके ही जवाब तलाशने के लिए मैं आया हूँ वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी के पास। आप जानते हैं कि अरुण दीक्षित जी पिछले 40 साल से जर्नलिज्म में हैं और वे लंबे समय दिल्ली में रहे हैं। जैसा मैंने कल भी बताया था कि रायसीना हिल की रिपोर्टिंग भी उन्होंने की है, यानी कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालयों की रिपोर्टिंग उन्होंने की है। तो हम उनसे समझते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई विद्रोह करने की क्षमता आज है या नहीं है? क्या संसदीय बोर्ड आसानी से दे देगा? इसी बीच में एक जानकारी और मैं दर्शकों को बता दूं कि इस बार 100 टिकट नरेंद्र मोदी ने ऐसे लोगों को दी थी जो अन्य दलों से आए थे। और नरेंद्र मोदी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन उनके खिलाफ बगावत होगी या विरोध होगा, ये वे लोग हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी अपने दम पर चुनाव जिता कर लाए हैं, दूसरे दलों से लेकर आए थे। उनकी संख्या इस बार कुछ बड़ी है। तो क्या वो लोग नरेंद्र मोदी के लिए के नाम पर सहमति बनाएंगे? ये तमाम सारे सवाल हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एकदम से ये माहौल बना है, देर रात अपन जान रहे थे कि रात में कुछ ना कुछ होगा। आज सुबह इस तरह की खबरें आ रही हैं कि संघ पर्दे के पीछे कुछ खेल कर सकता है। नागपुर से खबर मिली है कि नितिन गडकरी जी ने कलेक्टर ने फ़ोन भी किया कि आप प्रमाण पत्र ले लीजिए। उन्होंने कहा कि अपने पास रखो, मैं बाद में लेता हूं, और वो दिल्ली रवाना हो गए। ऐसी खबरें आ रही हैं। मुझे नहीं पता कि पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन मैंने आज सुबह ही वहाँ एक वरिष्ठ पत्रकार है राजीव रंजन, उनसे सुना मैंने उनको, और उन्होंने कहा है कि वे बगैर प्रमाण पत्र लेके दिल्ली चले गए। और ये खबर है कि संघ के इशारे पर नितिन गडकरी अब दिल्ली में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह कमज़ोर हुए हैं इसलिए ये दावेदारी है, या ये दावेदारी नहीं करेंगे, बड़ी आसानी से हो जाएगा ये सब चीज़ें? क्या लगता है आपको, आपके अनुभव के आधार पर? देखिए रविंद्र जी, एक बात तो तय है कि मोदी का जादू नहीं चला, मोदी की कोई गारंटी नहीं चली। अगर चली होती तो कम से कम 272 तो आई होती बीजेपी को, क्योंकि टिकट उनकी मर्जी से बटे थे। सब कुछ बीजेपी कहीं नहीं थी, नरेंद्र मोदी थे सब कुछ। और पिछले मुझे लगता है कि कई महीनों से बीजेपी की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी। जो फैसले किए वो नरेंद्र मोदी ने किए। तो एक बात आप और समझिए, जो संघ को लेकर नड्डा साहब ने जो बयान दिया था, उसके बाद मैंने अपना जीवन संघ को देने वाले 3 लोगों से बात की थी, जिनको करीब से। तो उन्होंने कहा था कि अरुण जी, एक चीज समझ लीजिए, बिना संघ के ये बीजेपी, चाहे वो नरेंद्र मोदी कितने भी बड़े खुदा हो जाएं, 4 दिन नहीं चल सकती है। और वो साबित हो गया है, क्योंकि बीच चुनाव में जब संघ को किनारे किया था और खुद को ताकतवर बताया था, उसका परिणाम, उन तीनों के चेहरे मेरे सामने घूम रहे हैं, उनका उन्होंने कहा था इसको परिणाम में देखना आप। तो 200 कहाँ 303, 63 हार के 240 पर आई। और 240 में भी कम से कम 20 सीटें ऐसी हैं जो बहुत कम मार्जिन से जीती गई हैं। मैं वो नहीं कह रहा, मतलब बड़ी कांटे की टक्कर में। तो एक चीज़ तो पक्की है कि नरेंद्र मोदी का जो वर्चस्व था वो खत्म हो गया है।
दूसरी चीज, संघ कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने एक बार आपके चैनल पर ही कहा था कि जब 1951 में गुरु गोलवलकर जी ने संघ बनाया, जनसंघ की स्थापना की थी, राजनीतिक प्रयोग किया था, तब उन्होंने कहा था कि जनसंघ तो गाजर की पुंगी है, बजी बजी तो ठीक नहीं, तो चबा के खा जाएंगे। तो वो संघ, उसको नरेंद्र मोदी ने भरपूर अपमानित किया है, मनमानी की है। तो उसको अब मौका मिला है। जैसे कि आपने कही कि क्या होगा संसदीय बोर्ड में, तो पहली चीज आप समझ लीजिए कि जो लोग नरेंद्र मोदी के कहने पे अपना घर छोड़ के आ गए, वो अब नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहेंगे, इसकी गारंटी क्या है? ये तो कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो पहले से ही गद्दार हैं। जब वो अपने जहां वो पले बड़े, आगे बढ़े, वहां गद्दारी की तो नरेंद्र मोदी से नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? पहली चीज। दूसरी चीज जो है, वो संसदीय बोर्ड की बैठक में मुझे ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी जी और राजनाथ सिंह, इन दोनों के लिए आखिरी मौका है। अगर इस बार नरेंद्र मोदी ने अपने आप को नेता घोषित करवा लिया, तो फिर इन्हें मौका कभी नहीं मिलने वाला। दोनों भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं और राजनाथ सिंह से ज्यादा नितिन गडकरी लोकप्रिय हैं सभी दलों में और संघ में और पार्टी में। तो ये जो चीज है, ये कहीं ना कहीं इससे संकेत मिलता है कि कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसा नहीं होगा कि मोदी जी के लिए प्रस्ताव पारित हो जाए। आप ये भी समझ लीजिए कि अभी भी संघ, भाजपा का संगठन मंत्री कौन है? संघ का प्रमुख पदाधिकारी। तो जब लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना जी की मजार पर जाके जिन्ना जी को प्रणाम करके आए थे, उसके बाद उनसे इस्तीफा मांगने कौन गया था? वही संगठन महामंत्री संजय जोशी। तो ये भी संभव है कि संघ कहे कि नहीं, अब हम कुछ और विचार करेंगे। तो पार्टी के भीतर जो लोग बाहर से आए, वो तो सबसे पहले इधर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जिधर दम उधर हम, या फिर वो भाजपा छोड़ के इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में पहुंच जाएंगे, अगर संख्या हुई तो उनकी। मतलब आप कह रहे हैं कि संसदीय बोर्ड में इतना आसान नहीं है इनका, नरेंद्र मोदी का नाम। एनडीए की भी आज बैठक रखी है, एनडीए की बैठक में तो उनका नाम मेरे ख्याल से सहमति बन जाएगी उनके नाम पर, क्योंकि आज जो खबर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू भी आ रहे हैं और नीतीश कुमार भी पहुंच रहे हैं। आप कल अपन बात कर रहे थे तो आपको शंका थी कि शायद ये दोनों एंड टाइम पर धोखा दे सकते हैं, लेकिन आज की बैठक में शायद वो दोनों रहेंगे। तो आज जब एनडीए नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगा देगी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड इस पर पुनर्विचार करेगी कि वही क्यों वही से हो जाएगा? मैं पहले आपसे एक प्रश्न करता हूं कि वो नीतीश कुमार कब पलटे? वो तो, और वही चंद्रबाबू नायडू, वो अपना हित देखेंगे सबसे पहले। एनडीए में हैं, आएंगे। मतलब आपको लगता है कि ये लोग भी निगोशिएशन करेंगे अभी? क्योंकि अगर दक्षिण भारत पे कोई प्रधानमंत्री बन रहा होगा, कोई दलित प्रधानमंत्री बन रहा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उसका विरोध करने की स्थिति में होंगे। चंद्रबाबू नायडू तो दक्षिण के प्रधानमंत्री को लेकर और खुश होंगे, मजबूत होंगे। और बिहार में अगर दलित का साथ नहीं मिलेगा तो नीतीश कुमार कहीं नहीं रहेंगे। तो ये लोग फटाक से, क्योंकि अपना हित देख रहे हैं, ये किसी और का हित नहीं देख रहे हैं। दोनों अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी के लिए बैसाखी के काम तब तक करेंगे जब तक उनके हित, अगर उनका हित दूसरी जगह सुरक्षित और बड़ा होता है, वो छोड़ देंगे इनको। तो आपको ये लगता है कि राहुल गांधी की बजाय मल्लिकार्जुन खड़गे का यदि नाम कांग्रेस आगे करती है तो शायद ज़्यादा स्वीकारिता होगी? देखिए, राहुल गांधी का नाम प्रधानमंत्री के लिए नहीं आ रहा अभी, ये मान लीजिए आप। खड़गे सबसे बुजुर्ग नेता हैं, दलित भी हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, दक्षिण के भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो उनके साथ उनका नाम लिया जा सकता है, क्योंकि सारे दल जो हैं इंडिया गठबंधन के, उनमें खड़गे की स्वीकार्यता है। अच्छा अरुण जी, कल एक खबर बड़ी प्लांटेड तरीके से चली थी। अब मुझे नहीं पता कि उसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन खबर सारे चैनल ने चलाई कि शरद पवार ने नीतीश कुमार से बात की है और उन्हें ऑफर दिया है कि वो उप प्रधानमंत्री बनाने को तैयार है इंडिया गठबंधन। क्या ये खबर चलवाई गई हो नीतीश कुमार की ओर से, ताकि वो आज एनडीए की बैठक में कह दें कि भाई इससे कम पे मुझे कुछ मंजूर नहीं है? नहीं, इसका खंडन तो तत्काल शरद पवार ने कर दिया था, लेकिन ये संभव है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने खंडन कर दिया था। लेकिन ये खबर यदि प्लांटेड तरीके से, मैं वही कह रहा हूँ कि ये ऐसे नहीं हो सकता कि अगर कोई दो लोग फोन पे बात कर रहे हैं, तीसरे को कैसे पता लगेगा? कहाँ से आएगी चीज? कोई अंतर्यामी तो है नहीं।
तो ये बात तो सही है कि ये जानबूझ के ये खबर चली थी कि उनकी उनसे बात हो गई। कुछ लोगों ने चंद्रबाबू नायडू का भी इतिहास बता के कहा, तो वो चीज़ें हवा में हैं। ऐसा ये एक बात दबाव बनाने का भी ये खेल है, क्योंकि बैसाखी मजबूत चाहिए। 32 सीटों का गाला है और इन दोनों के पास सीटें हैं उतनी। तो अगर ये हट गए तो नरेंद्र मोदी को मुश्किल होगी। फिर उनके चेहरे पर अगर ये नहीं माने तो बीजेपी को खुद ही नया चेहरा ढूंढना पड़ेगा। मुश्किल ये है कि अगर बीजेपी के भीतर प्रधानमंत्री दूसरा खोजा जाएगा तो कौन 3 होंगे, कम से कम 3 लोगों को आगे करें आप। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस पर आज हम बात कर रहे हैं वो साफ लिखी दिख रही है। नरेंद्र मोदी का इस तरह का रास्ता आसान नहीं है। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण ये है कि आज आपके अनुभव के आधार पर मैं पूछ रहा हूँ कि आज जब एनडीए की बैठक होगी तो ये जो 2 बैसाखियाँ हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों या नीतीश कुमार हों, ये अपनी बैसाखी बनने की कीमत क्या मांग सकते हैं? आपको क्या लगता है, क्या नेगोशिएशन हो सकते हैं? क्योंकि बगैर नेगोशिएशन के अब आसानी से समर्थन मिलेगा, इसकी उम्मीद कम दिखाई दे रही है। देखिए, अब एक बात समझ लीजिए, जिस तरह नरेंद्र मोदी ने सबको धोखा दिया है, सारे साथियों को अब तक धोखा दिया है, पार्टी के लोगों को तो छोड़ दीजिए, जो उनके साथ दल आए थे, उसको देखते हुए सब बहुत चौकन्ने हैं। और ये पूरी तरह से, जिसको कहते हैं कि दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक के पीता है, ये दोनों मिलके अपना हित पहले सुरक्षित कराएंगे, पहले अपने लिए तय करेंगे, उसके बाद समर्थन देंगे। तो ये जो चीज है, ये दोनों बार्गेन करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और अच्छी तरह बार्गेन करेंगे। आज नरेंद्र मोदी ऐसी इस स्थिति में नहीं है कि अगर वो बीजेपी संसदीय दल के नेता चुन भी लिए जाते हैं तो वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को दुत्कार नहीं सकते हैं, झिड़क नहीं सकते हैं, उनके साथ खड़े रहना होगा। ये भी संभव है कि वो इंडिया गठबंधन के किसी घटक दल को तोड़ना चाहें, खरीदना चाहें, क्योंकि इस मामले में उनकी महारत है। उनका कोई वही नहीं है कि वो तो कुछ भी कर सकते हैं। भाई चलती चलती मध्य प्रदेश की सरकार खरीद ली, हर राज्य में उन्होंने विधायक खरीदे, सांसद खरीदे। वो करने का टाइम उन्हें अगर मिलेगा तब तो कुछ है, अन्यथा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की ही चलेगी। अच्छा, भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में मोदी जी के अलावा यदि कोई 2 नाम आते हैं, एक नाम आता है, तब अमित शाह और नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका रहेगी? आपको क्या कल्पना, क्या लग रहा है? हम जैसे आप आज बैठे हैं मान लो बीजेपी कार्यालय में कवरेज करने, और आपको अंदर से खबर मिल रही है कि संसदीय बोर्ड में 2 नाम आ चुके हैं, आपको लगता क्या है कि ये दोनों लोग क्या करेंगे? क्योंकि मैं, देखिए, एक छोटी सी भूमिका बता रहा हूँ। मैं ये जानता हूँ कि 2 गुजराती, ये दोनों नरेंद्र मोदी अमित शाह, और 2 गुजराती अडानी अंबानी, इनका जीवन का एक ही सिद्धांत है कि हर चीज़ पैसे से खरीद लो। और इन्होंने जिस तरह से सांसद विधायक खरीदे हैं, इनके लिए बड़ा चुटकी का काम है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में ये कोई विघटन जैसी कोई चीज़ आपको दिखाई दे रही है? कोई क्या एकता बनी रहेगी या कुछ मतभेद हो सकते हैं? देखिए, जो आप कह रहे हैं मैं उसको दूसरे ढंग से कहता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब अपनी ताकत दिखाएगा। भाजपा के भीतर हो सकता है कि इन्होंने अपने दम पे, भाई वो खुद कहते हैं नरेंद्र मोदी कि मैं गुजराती हूँ, व्यापार मेरे खून में है, तो अपनी ताकत ये लगाएं। लेकिन अगर भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये तय कर लिया तो फिर ये कुछ भी कर लें, कुछ भी नहीं हो सकता। वो दिन लद गए जब नरेंद्र मोदी की मनमानी पर संजय जोशी को पार्टी से बाहर कर दिया गया था। नरेंद्र मोदी की मनमानी पे अडवाणी जी घर बैठ गए। अब वो नहीं होगा, क्योंकि 10 साल में जितना नंगा नाच ये कर सकते थे सब कर चुके। अब इन पर कोई यकीन नहीं करेगा। नहीं, मतलब आप सीधा सीधा संदेश दे रहे हैं आज हमारे दर्शकों को कि यदि नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेते हैं तो केवल और केवल संघ की मेहरबानी, अदरवाइज नहीं ले सकते। कैसे ले सकते हैं? अगर अपने बूते पे वो 272 सीटें ले आते तब संघ फिर वहीं। आप तो सीधा सीधा कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम नहीं बन रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आज भी कह रहा हूँ संघ चाहेगा तब। भाई बहुमत एनडीए के पास है। सबसे बड़ी, कल से कह रहे हो कि संघ नए घोड़े की तलाश में है। घोड़ा बदलना चाहिए। 10 साल हो गए, संघ में भी बदलाव होता है 3 साल में। तो संघ के साथ जो हुआ है, क्योंकि इन्होंने संघ को दुत्कारा है, तो संघ अब नए घोड़े की सवारी करेगा, क्योंकि पुराने घोड़े ने लात मार दी है। और ऐसा नहीं, रिकॉर्ड पर भाजपा अध्यक्ष ने कहा है। तो मैं तो आज आपसे कहता हूं कि जो भी हो, मान लीजिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर संघ ले जाता है, तो फिर अमित शाह बहुत कमजोर होंगे और जगत प्रकाश नड्डा के लिए कोई जगह नहीं होने वाली है।
अमित शाह उन्होंने 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 एक बयान ऐसा दे दिया संघ पसंद नहीं कर रहा। नहीं, वो उन्होंने खुद को ये साबित कर दिया कि संघ और बीजेपी की बजाय वो नरेंद्र मोदी के सेवक हैं। भाजपा अध्यक्ष की भूमिका में उन्होंने खुद को उनका सेवक साबित किया है। अच्छा, नरेंद्र मोदी का विकल्प किससे मानते हैं आप? राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी या कोई अन्य? देखिए, किसी व्यक्ति का कोई विकल्प नहीं होता है। जो व्यक्ति आता है वो खुद होता है। क्या अटल बिहारी वाजपेयी का विकल्प कोई हो सकता था? नरेंद्र मोदी का विकल्प भगवान ना करे किसी को मिले, कि जैसे नरेंद्र मोदी हैं उनका विकल्प वैसा ही होगा। तो जो देश ने भुगता है ईश्वर ना करे। हाँ, अगर बीजेपी के भीतर बात होगी तो मैं पहले 3 नाम लेता हूं, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह। ये 3 चेहरे ऐसे हैं जो सबको स्वीकार्य होंगे, संघ को, विरोधी दलों को। अब अगर आप सोचें कि नरेंद्र मोदी कह दें कि अमित शाह प्रधानमंत्री होंगे तो कोई साथ नहीं आएगा, कोई उनका साथ नहीं देगा, कोई बैसाखी भी नहीं टिकेगी, क्योंकि सबने देखा है कि क्या स्थिति है। अच्छा, एक और प्रश्न थोड़ा सा हटके है। नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान अंतिम चरण में 7वें चरण में आके कहा था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मेरा जन्म नहीं हुआ है, मुझे तो भगवान ने भेजा है। अब आप क्या सोचते हैं उनके इस बयान के बारे में? अब परिणाम आ गए हैं, ऐसा लगता है कि भगवान को ही लोगों ने एक तरह से सबसे कम वोटों से जीते। बनारस में मतलब एक तरह से किनारे पे पहुंच गए, अयोध्या में चुनाव हार गए, राम मंदिर उनका चला नहीं बिल्कुल भी, जम्मू कश्मीर में 370 हटाई लेकिन वहाँ चुनाव लड़ने ही नहीं पहुँचे। तो ये सारे मुद्दे उन्होंने अपने हाथ से ही फैल कर दिए हैं और उसके बाद खुद को भगवान भी घोषित कर दिया है। देखिए, अब यहाँ एक बहुत बड़ी बात है। भारत में ऐसे कम से कम 500 भगवान होंगे, अभी भी चल रहे हैं। वो मोदी के सबसे प्रिय राम रहीम और आसाराम बापू भी भगवान खुद को कहते थे। कि आप समझिए कि नरेंद्र मोदी कितने मौका परस्त हैं, कितने स्वार्थी हैं। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। कल शाम को जब वो अपने भाजपा मुख्यालय में बैठक को संबोधित कर रहे थे तो अयोध्या की हार के बाद वो इतने तिलमिलाए कि उन्होंने जय श्री राम तक नहीं कहा, राम का नाम तक नहीं लिया। उड़ीसा में जीत गए हैं तो जय जगन्नाथ कह के हट गए, राम का जिक्र नहीं किया कल उन्होंने। जिन राम को उंगली पकड़ के लाए थे उनका नाम लेना भूल गए। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि नरेंद्र मोदी किसी के सगे नहीं हैं। राम को भी उन्होंने छोड़ दिया, जगन्नाथ के पास पहुंच गए। क्यों? क्योंकि उस राज्य में जीत मिल गई। तो कुछ भी कर सकते हैं वो अपने आप को भगवान बता रहे थे, भगवा कपड़े पहन लिए, विवेकानंद शिला पे जाके बैठ गए। एक बात और समझिए कि पिछले 10-11 सालों में जब से नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में बोल रहे हैं, पहले दिन से झूठ बोलना शुरू किया और आखिर तक वो झूठ बोलते रहे। कल भी उन्होंने झूठ बोला है कि इतिहास बन गया। अरे भाई, बहुमत आपको नहीं मिला है, एनडीए को मिला है, ठीक है, पर आप 3 दिन पहले तक मोदी की गारंटी पर थे। वो कहाँ गई? मोदी की गारंटी तो खत्म हो गई। मोदी खत्म हुए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, मोदी लड़ रहे थे। तो कौन खत्म हुआ है? किसके ऊपर आएगा ये? भाई, एक और चीज सोचिए, जो आप कह रहे थे उसका एक बात और आती है। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने राज्यों में मुख्यमंत्रियों का चयन किया, वही प्रक्रिया संघ इनके साथ क्यों नहीं दोहराएगा? जो इन्होंने करके दिखा दिया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार, कैसे इन्होंने प्रयोग किए हैं। तो जो ये खुद कर चुके हैं वो इनके साथ नहीं होगा, और संघ क्यों नहीं करे? भाई, संघ के ऊपर ही तो सब खड़े किस पर हैं? अगर संघ ने मेहनत नहीं की होती तो आज ये स्थिति किसी की भी नहीं होती, और बिना संघ के कल नहीं होगी। एक नाम आप लगातार बोल रहे हैं, उसका कोई उल्लेख नहीं कर रहे हैं, और उस एक महिला ने इनको राजस्थान में औकात दिखा दी, एक तरह से आईना दिखाया, और वो है वसुंधरा राजे सिंधिया। आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया? उनको क्यों वो किया है? क्या उनको आप नहीं मानते कि वो किसी दिल्ली में किसी तरह की कोई नरेंद्र मोदी मुहिम की पार्ट बन सकती हैं? देखिए, मैं अभी बात जो कर रहा था वो संसदीय बोर्ड की बात कर रहा था, और संसदीय बोर्ड में संसदीय दल जो है सांसदों का, उनके बीच के 3 नाम लिए। ऐसे अगर आप गिनेंगे तो फिर बड़ी सूची है। फिर अकेली वसुंधरा राजे की बात आप क्यों करेंगे? फिर उस लाइन में शिवराज सिंह भी खड़े हैं, उस लाइन में योगी आदित्यनाथ भी खड़े हैं, उस लाइन में रमन सिंह भी खड़े हैं। रमन सिंह बहुत ढीले और लो पिच पे खेलने समझौतावादी हैं। तो बहुत बड़े बड़े लोग खड़े हैं, और ये मोदी जी को पता है। तो आपको लग रहा है कि चुनाव से पहले, मतलब ये शपथ के पहले
ये जो सारे नरेंद्र विरोधी जो है, नरेंद्र मोदी विरोधी, वो एक एम्ब्रेला के नीचे आएंगे क्या, एक छत के नीचे आएंगे? मुझे लगता है आ चुके होंगे। मतलब आज रात पर सारा खेल हो गया है। हाँ, वो आ चुके होंगे, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये बहुत पुराना सिद्धांत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अरुण दीक्षित जी। आज अरुण दीक्षित जी ने बहुत सारे रहस्य उद्घाटन किए और उनका साफ कहना है कि बीती रात में जो खेल हुआ है बहुत बड़ा खेल हुआ है। नरेंद्र मोदी जितने विरोधी बीजेपी के अंदर हैं वो सब एक छत के नीचे आ चुके हैं और अब संसदीय बोर्ड का हमें इंतजार करना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका पर नज़र रखनी होगी। जैसे कि खबर आ रही है कि नितिन गडकरी जी अपना प्रमाण पत्र लिए बगैर दिल्ली पहुंच गए हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ पक रहा है। नरेंद्र मोदी का जो सत्ता तक पहुंचने का, तीसरी बार सत्ता तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बगैर संघ की सहमति से नहीं होगा, ये लगभग तय माना जा रहा है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।